a retirement fund strategy in consultation with Roger and Angela to draw the retirement expenses from two buckets. Bucket 1 has first 5 years of expenses drawn from liquid funds. Bucket 2 has expenses for the remaining years until expected life of the last survivor, drawn from debt fund. You suggest that in order to cover the risk of longevity, they should have buffer of lump sum 1 crore available at the expected life of Roger, which should be invested on retirement in the balance fund. Consider the current household expenses adjusted for inflation, count for for retirement expenses, which are drawn year in the beginning of every year from the respective bucket. So यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि हमें जो एक्सपेंडिचर विड्रॉ करने हैं वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर ही कर लेने हैं. सो एक्सपेंडिचर शुड बी मेड ईयरली. What value of retirement corpus do you advise the couple to accumulate? So question seems to be easy. So सबसे पहले दो बकेट की बात है. Once again we revisit कि बकेट का कॉन्सेप्ट क्या है. Bucket 1 has first 5 years of expenses drawn from liquid funds, and bucket 2 has the expenses for the remaining years until the expected life of last survivor. तो होगा क्या, पहले 5 साल हम लिक्विड फंड में से यूज करेंगे, एंड बकेट 2, सो 5 साल के बाद का थ्रू आउट जो पीरियड है, राइट, वो कौन से फंड में से हम विड्रॉ करेंगे? डेट फंड में से. करेक्ट. एवरीथिंग इन्फ्लेशन एडजस्टेड? एब्सोल्युटली. And there is one more thing they've smartly suggested here to tweak us. You suggest that in order to cover the risk of longevity, they should have buffer of lump sum of 1 crore available at the expected life of Roger. So it is current cost or then cost? What do you feel? Then cost. Absolutely. current cost तो लिखा नहीं है, और वो भी बफर है, 1 करोड़ है, वो टाइम पे चाहिए फॉर द बैलेंस लाइफ ऑफ हिज वाइफ एंजेला. अब इसमें रॉजर की एज कितनी है, एंजेला की एज कितनी है, वो हमें ढूंढना है. अलग अलग फंड के हमें रिटर्न्स इकट्ठे करने हैं. एंड वन मोर थिंग वी हैव टू एक्यूमुलेट इज इन्फ्लेशन रेट. चलो वन बाय वन हम सब गिन लेते हैं कि सबसे पहले रॉजर की एज मैं ऊपर लिखते जाता हूँ कि रॉजर इज इक्वल टू 29 राइट नाउ एंड एंजेला इज 31. करेक्ट मी इफ आई एम गोइंग रॉन्ग, मुझे याद है, वही मैं लिखते जा रहा हूँ. एंड रॉजर की रिटायरमेंट एज है 58, बराबर. एंड रॉजर की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? 75. ठीक है. एंड एंजेला की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सो व्हेन रॉजर रिटायर्स वो टाइम पे एंजेला विल बी 60. रिटायरमेंट के टाइम पे एंजेला विल बी 60 एंड एंजेला की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 है ना? 80. Yes, she is expected to live up to 80. अब क्वेश्चन में मुझे 3 रेट बताए गए हैं. सो फर्स्ट वन इज लिक्विड. लिक्विड का रेट कितना है? लिक्विड का है, डेट है, बैलेंस है, 3 फंड है. सर लिक्विड का रेट है 6%. 6%. और डेट का है 7.5. करेक्ट. एंड बैलेंस म्यूचुअल फंड का? बैलेंस का है 9.5. 9.5. अच्छा. और अब क्विज स्टडी में से मुझे ये पढ़ के बताओ कि उनका रिटायरमेंट एक्सपेंडिचर कितना दिया गया है. कुछ स्पेसिफिकली गोल में लिखा है या हाउस होल्ड ही हमें लेना है? सर हाउस होल्ड ही लेना है. करंट इक्विवेलेंट हाउस होल्ड एक्सपेंसेस. करेक्ट. बस तो करंट हाउस होल्ड तो हमने आगे इंश्योरेंस में ही रिकलेक्ट किया, 40,000. 40,000. अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग लाइन हम पढ़ ले. कंसिडर द करंट हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, बराबर, एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, काउंट फॉर रिटायरमेंट एक्सपेंसेस विच आर ड्रॉन ईयर इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर. दैट मीन्स यहाँ पर सबसे पहले जो विड्रॉल होगा वो ईयरली होगा. करेक्ट. ठीक है. अब मैं टाइमलाइन ड्रॉ करता हूँ. रॉजर इज 29, रिटायर होगा एग्जैक्टली 20, he will retire after 29 years. ठीक है. अब
रॉजर जब रिटायर हुआ 29 पे, ठीक है, वो टाइम पे एंजेला की एज कितनी होगी? 60, मीन्स 29 ईयर्स के बाद यहाँ पर एज भी लिख देते हैं कि रॉजर इज इक्वल टू 58 एंड एंजेला इज इक्वल टू 60. नाउ सी दिस कि अब एक पीरियड हमें पहली बकेट दी है, चलो पहले तो दोनों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी लिख लेते हैं. और कितने साल अब रॉजर की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है? 17 साल. सो 17 years फॉर रॉजर एंड एंजेला बोथ. एंड रॉजर के बाद तो अब ये टाइम पे एंजेला की एज कितनी होगी? एंजेला विल बी 77, करेक्ट? तो अब पीछे यहाँ पर 3 years इज एंजेला अलोन, करेक्ट? ये हमारी टाइमलाइन प्राइमरीली सेट हुई. अब यहाँ पर जो ब्लॉक बताया है वो ब्लॉक सेट करते हैं. बकेट 1 has first 5 years of expenses drawn from liquid fund. So यहाँ पर हम कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं कि टोटल पीरियड हमारा 20 इयर्स का है, बराबर? तो पहले 5 साल लिक्विड में से और पीछे के 15 साल किस में से आएंगे? डेट. That will come from debt. चलो, तो ये भी हमारा मैपिंग क्लियर हो गया. एंड देयर इज वन मोर रिक्वायरमेंट विदाउट फेल्यूर. 1 करोड़ रुपए. 1 करोड़ when Roger passes away. Clear यहाँ तक? 75. Clear? Is this mapping completely clear to all of us? और इसको एक हम हाईलाइट करके रख देते 1 करोड़ को, ये रहा. That is when Roger passes away at 75. तो इसको हम आखिरी में लाएंगे, ठीक है? लिक्विड डेट और ये 1 करोड़ is from which fund? बैलेंस फंड. यहां तक किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ. क्लियर है ना? यस सर. अब मुझे ये क्वेश्चन बहुत इजी लगा. भले ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड उन्होंने किया, बट मुझे ये क्वेश्चन बहुत इजी लगा. क्यों? क्योंकि मेरे पास सब मैपिंग हो गया. पहले 5 साल मुझे लिक्विड से लेने हैं, फिर उसके बाद 15 साल अलग से फिर से मुझे जीरो पे लेके आना है, मीन्स उसके रिटायरमेंट पे लेके आना है. एंड वन मोर थिंग, 1 करोड़ की भी पीवी मुझे ढूंढ लेनी है. सो अब मेरे लिए चीजें रियली बहुत आसान हो गई, फ्रेंकली. तो पहले एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंस कर लेते हैं. सो पीवी इज इक्वल टू 40 into 12. सर ना, हर बार हमें ईयरली ही ले लेना. मोस्टली रिटायरमेंट में ईयरली करना, और यहाँ पर तो क्लियरली ईयरली लिखा भी है. सो पीवी इज इक्वल टू 40 into 12 होगा 4,80,000. ओके. एन इज इक्वल टू 29. इन्फ्लेशन इज इक्वल टू 4.5 जो आपने मुझे बताया था वैसे. एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट एफबी. बताओ ये एफबी कितनी हुई? 172,037. दिस इज एस्टिमेटेड एक्सपेंस, ठीक है? नाउ दिस एफबी shall be taken as PMT. Meaning mode. कितने साल के लिए? पहले 5 साल के लिए. I by Y shall be real rate of कौन से 2 रेट? लिक्विड का कितना बताया था आपने? 6 और 4.5. So let us find out PV. $83,61,664. 83,61,664. This is number 1. Ignoring the points. हाँ, पॉइंट्स की जरूरत, हमें तो करोड़ में ही लाना है. आप तो 1000 छोड़ दो तो भी चलेगा. क्लियर? ये एक पार्ट क्लियर हो गया हम सबको? यस सर. ठीक है, ओके. अब मैं ये पार्ट इरेज करता हूं, आधा. कैन आई रब दिस? यस. ओके. यहां पर ये हटा दिया मैंने. एंड व्हाट डू आई डू इज, अब 29 और 5 साल के बाद ना, इसमें मैंने 5 साल ऐड कर दिए. दैट बिकम्स
34 FV बताओ। वन फोर जीरो सिक्स टू, एक मिनट, हाँ Clear? नहीं, 140, एक मिनट, 214 आ रहा है, 214 2143853 हम्म 2143853। बराबर है। 53 Okay, now take this amount as PMT further in beginning mode. N कितना लेना है अभी? 15 साल। I is equal to 7.5 और 4.5 का real rate, that is 7.5 and 4.5. ठीक है, and let us find out PV. 2517 3416 2517 3416 मेरा 265 आ रहा है, तो अगर किसी और का 265 या कौन सा आ रहा है? प्लीज वेरीफाई। मैंने भी सॉल्व किया था, मेरा 265 ही है। 265 75624 265 75624 624। जी। ठीक है, अब ये वैल्यू कहां पर आई? 5th ईयर के एंड पे। मुझे तो यहां पर लेके आना ना, रिटायरमेंट यहां पर है, तो इसको कितने साल पीछे लाना पड़ेगा? 5 years। Yes, PV shall be taken as FV. N is equal to 5। अब बस आपकी परीक्षा हो गई। कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लेना है? वो तो हमने इन्फ्लेट तो कर ही लिया था ना पहले ही। हाँ, अब तो सिर्फ उसको उस वैल्यू से वापस लेकर के आना है। कौन सी वैल्यूज? 6%, 7.5%, अच्छा, हाँ, नहीं, 6.5%। हाँ, ये परीक्षा हुई। मंदिर भाई, वाह 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 वाह। हम टाइमलाइन पे कहाँ पे अभी? टाइमलाइन पे हम एग्जैक्टली रिटायरमेंट के 5 साल के बाद है, यहाँ पर कहीं पे। राइट। बकेट Okay. वन सर हम is 6% से लाएंगे सर, 6% से। मेरे हिसाब से तो शायद बकेट 2 ही चल रहा है यहीं से, तो 6 पॉइंट नहीं 7.5 ही आएगा। उन्होंने बकेट ही दे दिया ना अलग अलग, कि भाई ये अलग बकेट है, वो अलग बकेट है। अपने शायद मतलब डेट फंड को एज इट इज छेड़ा ही नहीं पहले इस 5 साल में। करेक्ट, तो एक बकेट हमने बना दी इमीडिएट एक्सपेंस के लिए, तो 5 साल के लिए वो यूज करेंगे। और मीनवाइल दूसरी बकेट में पैसे हमने डेट में शिफ्ट कर दिए, तो 5 साल तक डेट में से हम कुछ विड्रॉ नहीं करेंगे, और उसके बाद डेट में से विड्रॉवल शुरू होगा। सी, इसमें नॉर्मल जो हम सब क्वेश्चन कर चुके, उसमें कैसा था कि अब रिवर्स आना है तो मुझे लिक्विड के रेट से रिवर्स आना पड़ेगा, राइट? जी सर। ऐसा माइंड में फील होता है, बट नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं बताया कि इनिशियल 5 इयर्स के लिए वो सब पैसा बकेट 1 में डाल देगा, फिर बकेट 1 में से बकेट 2 में जा रहा है, ऐसा नहीं है, व्हाट इज दैट? राइट? सो उसने रिटायरमेंट एक्सपेंस के लिए 2 बकेट ही बना दी है, बट ये कैच है, अगर मैं हाईलाइट नहीं करूंगा तो एग्जाम में गलती हो जाएगी। सो मेक श्योर कि ये थोड़ा ध्यान रखा जाए, ऐसा पॉइंट है। सो दिस इज टू बी कंसिडर्ड एज 7.5 एसेंशियली, इसको स्टार मार देता हूँ। ये एक यही क्वेश्चन का सबसे क्रिटिकल पॉइंट है मेरे हिसाब से। बाकी सब कुछ तो आईपी और रिटायरमेंट से भी इनफैक्ट आसान है। एंड लेट अस फाइंड आउट पीवी। वन 480 18511 480 480, बस, और क्या चाहिए? सो सेकंड अमाउंट 18511, मैं इसको 500 ही लिखता हूँ, बस 480 नहीं लिखना है, ऐसे ही। अब आखिरी अमाउंट आप ही पीवी ढूंढ के बता दो, मैं क्या बताऊं? सो 1 करोड़। उसमें तो 1 करोड़ और 17 ईयर्स और 9.5 ना। डन, परफेक्ट। फाइंड आउट पीवी एंड लेट मी नो। 2137765। बस गड़बड़, एक टोटल कर सेकंड। दो सबका।
290, हाँ अगेन आंसर। पर सर जैसे ये जो ऐसे ट्विक ट्विक करके देते हैं तो एग्जाम में तो कुछ कुछ और ट्विक किया होगा। नहीं ये ठीक है, दिस लेवल इज ओके, ये बराबर है। वो एक या दो क्वेश्चन ही दिमाग खराब करने वाले होंगे, वही दो क्वेश्चन से आपको बचना है बस। रिपीटेटिवली मेरा स्टोरी एक ही बता रहा है, मोरल ऑफ स्टोरी वही है कि आपको एक दो क्वेश्चन बहुत बेकार मिलेंगे, वो बेकार क्वेश्चन में फंस गए तो पूरा पेपर बेकार हो जाएगा बस। बाकी सब तो सी, नाउ दिस क्वेश्चन इज मच मोर डूएबल, कि ठीक है थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन में एक मुझे पॉइंट लग रहा है कि इफ आई डिस्काउंट दिस बाय 6% प्रोबेबली आंसर वुड बी देयर, क्योंकि इसका क्लोज मुझे 3.04 दिख रहा है। सो 7.5 के बदले 6% से मैं डिस्काउंट करूंगा तो मेरा आंसर बदलेगा। So if somebody can cross check in a while, सर as suggested, like as really suggested कि पूरे क्वेश्चन में जो मैंने बताया ट्रिक यही है 7.5% वाला ही। इफ यू लाइक बाय मिस्टेक जो अपना ट्रेडिशनल मेथड है कि लिक्विड में से हम डेट में जाएंगे ऐसा अज्यूम कर लोगे तो आप 6% से डिस्काउंट करोगे, और 6% से डिस्काउंट करने से आंसर डी आता है। सो 5 मार्क सब मेहनत करने के बाद आराम से चले जाए, ऐसा क्वेश्चन है। Let's start reading question number 11. This is for marriage. तो मैरिज वाला गोल भी उतना भयानक नहीं होता है, मैनेजेबल ही होता है। Towards the goal of marriage of their children, you suggest Roger to make maximum permissible subscription to his PPF account in the beginning of every financial year and extend the account twice beyond initial maturity for a term of 5 years each with similar subscription. So that clearly gives us an idea कि एक्सटेंशन पीरियड में भी कंट्रीब्यूशन होने वाला है। कितने? 2। इन द थर्ड टर्म of 5 years, that is third extension they are talking about, is continued without further contribution. Roger shall withdraw about 50% of the accumulation for the marriage expenses of Mark and the remaining for the marriage expenses of Stephanie. What are the expected individual withdrawals and shortfall in meeting the marriage expenses? ठीक है, चलो अब फटाफट 2-3 चीजें हमें चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों की एज हमको चाहिए, फिर उनकी शादी कब है वो हमें चाहिए, और पीपीएफ अकाउंट का बैलेंस और पीपीएफ अकाउंट का रेट, इतनी चीज हमें चाहिए। चलो वन बाय वन वी फाइंड आउट ऑल द थिंग्स। मैरिज एक्सपेंसेस ऑफ 10 लाख करंट कॉस्ट for each child at the respective age of 25 years and cost escalation इसमें 9% है, हम लिख लेंगे पहले इसको। 25 साल पे चाहिए, करंट 10। एंड वन मोर थिंग वी नीड कि बच्चों की एज क्या है अभी। सो मार्क इज 4 years एंड स्टेफनी इज जस्ट अ ईयर, ये भी हमें पता चला। चलो पीपीएफ का जो बैलेंस है दैट इज 4.9 लाख एंड इट वाज ओपनड ऑन December 13 इन द नेम ऑफ रॉजर। ठीक है, तो अब ये पीपीएफ कितने साल पुराना है, मींस हाउ मेनी इयर्स ओल्ड। हमें 15 इयर्स के काउंटिंग में 5 so 13 14 isn't a year, so 15 16 17 18 19, so this account is 5 years old, it has got 10 years remaining in initial maturity, so 10 फिर उसके बाद और 10 उसके बाद 5 ऐसा हमें दिया हुआ है। चलो तो ये तो आपको चलो तो मैं अब क्वेश्चन पे पहुंचता हूँ। अब रिलेवेंट डेटा अब अच्छा एक रह गया, पीपीएफ का रेट हमें चेक करना रह गया, दैट आई एग्री। सो व्हाट हैज बीन मिसिंग हियर इज पीपीएफ का रेट 7.75। तब तो क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये अनलेस कुछ खतरनाक इन्होंने दिया हो तो प्रॉब्लम होगा, बाकी टाइमलाइन पे मुझे इतना कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। सो टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं। सर आप टाइमलाइन बनाओगे ना बाद में आसान लगेगा। 0 मार्क की एज है 4 और स्टेफनी की एज है 1 साल। ठीक है, तो मार्क की शादी होगी कितने साल के बाद? मार्क की शादी होगी तो टाइमलाइन पे 21 इयर्स के बाद मार्क की शादी होगी। 25 की करानी है। यस सर। और स्टेफनी की शादी
उससे 5 साल 24 ज्यादा। ईयर के बाद। बराबर। यस अब इसका करंट कॉस्ट, सो कॉस्ट इसका जो हमें दिया हुआ है 10 लाख 10 लाख इक्वल टू 10 लाख। चलो, एंड एट द रेट ऑफ 9% इन्फ्लेशन, पीपीएफ का जो मुझे बैलेंस दिया है दैट इज 4.9 लाख एंड एट द रेट ऑफ 7.75%। बस और क्या चाहिए मुझे, हो गया ना, इट्स डन। अब मुझे ऐसा बताया गया है कि इफ आई एम डूइंग दिस फर्दर, सो पीपीएफ अकाउंट की 10 साल की मैच्योरिटी बाकी है, से इनिशियल मैच्योरिटी 10 साल की बाकी है, उसके बाद 2 एक्सटेंशन में इन्वेस्टमेंट करूंगा, सो टोटल 20 ईयर के एंड पे पहुंचूंगा, और ये पूरे 20 साल के पीरियड में सजेस्टेड इन द क्वेश्चन आई विल मेक फुल कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख। उसके बाद 5 साल का जो पीरियड है उसमें 0 कंट्रीब्यूशन, उसमें मैं कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा हूँ। से यहाँ पर 20 साल रखा मैंने, यहाँ पर सो 10 साल तक तो मैं कंट्रीब्यूशन करने ही वाला हूँ। आगे 2 एक्सटेंशन में भी फुल कंट्रीब्यूशन है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि पहले 20 साल के एंड तक पहुंचना पड़ेगा, फिर 1 साल आगे बढ़ के इसके एक्चुअल एक्सपेंसेस से हम कंपेयर करेंगे। 50% विड्रॉल करना है मार्क के लिए, तो सबसे पहले ढूंढेंगे कि मार्क के लिए कितना खर्चा चाहिए, कितना विड्रॉवल करना पड़ेगा और कितना शॉर्टफॉल है। इतनी 3 चीजें मुझे चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सजेस्ट द अमाउंट कि मार्क की जब शादी है वो टाइम पे उसको कितना खर्चा चाहिए होगा। एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंस, स्टेप नंबर 1। अब इजी लग रहा है ना? इट्स नॉट टफ, फ्रैंकली इट्स नॉट टफ। उसको 61 लाख चाहिए। हाउ मच इज इट? 610, हाँ 6108, ठीक है 6108,807। अच्छा चलो 800 ही कर देते हैं उसे, हमें तो लैक्स में लाना है। और स्टेफनी, आपको सिर्फ एन चेंज करना है और 9% से आगे बढ़े हो आप, राइट? यस सर। 7911083 11083। करेक्ट। अब पीपीएफ की हम एफबी ढूंढ लेते हैं। सो पीवी इज इक्वल टू 4,90,000, ठीक है। पीएमटी इज इक्वल टू 1,50,000, एन इज इक्वल टू 20, I by Y 7.75, and let us find out FB. 9375 Ready? 5038 9375, 038। ठीक है, इसको भी 000 ही कर देते हैं। So this is my balance at 20, correct? अब मार्क की शादी 21 साल के एंड पे है, तो 1 साल इसको आगे बढ़ाओ। $9544,021. That is 9544,021. गलत है। It's 10101603 1010 160 160 और एक 0, नहीं बस 3 0 ही कर दो, चलेगा। हाँ ठीक है। अच्छा, अब इसका 50% मुझे विड्रॉ करना है, सो इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 50% कितना आता है इसका? 50% 5050 801। आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। खत्म हो गया सर। तो दूसरा तो फिर ऐसा मतलब सिचुएशन हो तो गिनने का ही नहीं ना, सवाल ही नहीं है, खत्म हो गया। मैं बता, क्वेश्चन इज ओवर, आगे क्यों गिनेंगे? बट हम करते हैं, वी हैव टू डू इट। एग्जाम में खत्म हो गया। सर ऐसा होता है कि ये जो ऑप्शन ए है मतलब 2 आंसर है इसमें, और उसमें कभी 2 आंसर भी मतलब सेम हो, ताकि मैं दूसरा भी ढूंढना पड़े। वो तो करना पड़ेगा, नहीं है तो हम इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं ना। दैट्स द होल आइडिया। हमको सीधा फिर आगे गिनने की मेहनत करनी नहीं है,
कंक्लूड इट हियर। बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने ये सही किया है। ठीक है, अब मार्क की शादी के लिए कितना शॉर्टफॉल रहेगा? सो इतना हमने पीपीएफ में से विड्रॉ किया, इतना हमें चाहिए, तो हाउ मच इज शॉर्टफॉल? अमाउंट में ढूंढो तो 1057998 57 1057 ओके 57998 ठीक है। अब देखो उसके एक्चुअल रिक्वायरमेंट से कंपेयर करके देखो कितना परसेंट शॉर्टफॉल है। 17.31 आ गया, तो 17% शॉर्टफॉल। एंड सिमिलरली यू कैन डेफिनेटली इन होमवर्क कंटिन्यू फॉर स्टेफनी। अब जो बैलेंस बचा उसको आपको 3 साल और आगे बढ़ाना है। सो वी आर एट द एंड ऑफ 21st ईयर, यू हैव टू मूव फर्दर बाय 3 more years एंड क्लोज द अकाउंट। खत्म। नो डाउट एजुकेशन गोल्स थोड़े मुश्किल होते हैं, बट कर लेते हैं। इन सीक्वेंस वी डू इट। फॉर द हायर एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ मार्क एंड स्टेफनी, Roger starts accumulating funds with monthly investment of rupees 20,000 in aggressive asset allocation yielding 12% per annum. After 7 years, the allocation is moderated to yield 9% per annum, and while the investment is raised to 30,000 per month. Okay. After 12 years, the funds accumulated are shifted to suitable debt instrument from which distribution towards the higher education is made as proposed. What excess shortfall of funds you expect after 12 years by following this investment strategy? We'll read this once again, but पहले एक खास पॉइंट ढूंढ लो कि कौन सा एजुकेशन है यहाँ पर। हायर एजुकेशन है। हायर एजुकेशन। बच्चों की एज तो हमको पता ही है, मार्क इज 4 years, स्टेफनी इज 1 year। चलो तो हायर एजुकेशन वाला गोल एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं, and then we'll start solving the question. 4 lakh per annum. Yes. Required for 4 years. Expenses at the respective age of 18, 4 lakh per annum at current cost required for 4 years, और उसका escalation 8% है। Done. We can do it. इसका timeline बस बना देते हैं, फिर easy पड़ जाएगा। It is going to be easy then. There we go. Yes. Zero, Mark is equal to 4 and Stephanie is equal to 1. तो कौन सी एज से चाहिए? 18 साल के बाद। That means 14 साल के बाद, after 14 years from today, we want how much? 4 lakh, no? 4 lakh rupees for 4 times. 4 times, बराबर। तो 14, 15, 16, 17, 4 लाख 4 लाख 4 लाख करंट कॉस्ट में है। अब नेक्स्ट स्टेफनी के लिए भी अब यहीं से शुरू हो रहा है। सो दैट इज 18, 19, 20 एंड 21। ये भी 4 लाख 4 लाख 4 लाख एंड 4 लाख, ये टाइमलाइन पे हमने प्लॉट कर दिया। अच्छा, अब इसका एस्केलेशन 8% से, तो लिख लेते हैं इन्फ्लेशन इज इक्वल टू 8% टू बी कंसिडर्ड हियर। अच्छा, अब फिर से क्वेश्चन पढ़ के मैपिंग बिठाते हैं। So for the higher education expenses of Mark and Stephanie, Roger starts accumulating funds with monthly investment of 20,000 in aggressive asset allocation yielding 12% after 7 years. तो ये क्लियर हो गया कि पहले 7 साल तक, इनिशियल 7 years तक मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है? 20K at the rate of 12%, correct? Yes, sir. After 7 years, allocation is moderated to yield 9% per annum, while investment raised by or to, ये पढ़ लेना बहुत जरूरी है। If it was raised by, तो आंसर क्या होता था इन्वेस्टमेंट का? 50 plus 30 50 raised to, तो ये छोटी चीज है, नो डाउट, ये पढ़ लेना जरूरी है। So it is going to go up to 12 years. After 12 years यहाँ पर लिखा इसलिए, तो यहाँ पर 30K at the rate of 9% हमें दिया।
After 12 years, the funds accumulated are shifted to suitable debt instrument. अच्छा, debt का rate of return कितना है? 7.5 है. Suitable debt instrument from which distribution towards higher education is made as proposed. We find out excess or shortfall at 12. Clear हुआ आपको क्या पूछा है? हमें यहाँ पर कॉर्पस ढूंढ के एक्सेस शॉर्टफॉल ढूंढना है. इट इज नॉट वेयर द एक्सपेंसेस आर स्टार्टिंग, इट इज समवेयर इन बिटवीन 12 पे. ठीक है, तो मुझे जो कॉर्पस ढूंढना है वो कहां पर ढूंढना है? यहां पर ढूंढना है 12 पे. सो इट इज स्टिल, अब मैं देखो इसको कैश फ्लो से कराता हूं आपको. लेट्स सी इफ इट गेट्स क्लियर तो मजा आ जाएगा. मैं एक्सपेंडिचर को 12th ईयर के एंड पे लेके आता हूं. सो पीवी इज इक्वल टू 4 लाख. लेट्स सी इफ इट हैपेंस दैट वे. एन इज इक्वल टू कितना? 12. और इन्फ्लेशन इसका है 8. लेट अस फाइंड आउट एफवी. $100,7268. चलो सबका आंसर सेम. That is 100,7268. ये बहुत इजीली कैश फ्लो से हो जाएगा. अब मैं क्या कर रहा हूँ? CF0 को 0 डाल रहा हूँ, मीन्स 12 हो गया. C1 इज इक्वल टू 0, फ्रीक्वेंसी 1. दैट मीन्स यहाँ पर 13 नंबर का जो था वो भी मैंने इंसर्ट कर दिया. एंड C3 इज इक्वल टू 4, नहीं सॉरी, ये अमाउंट दैट इज 100,7268, जो ऊपर हमने ढूंढी वही अमाउंट. एंड उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी ले लेते? 8. राइट और नॉट? यस सर. Frequency has been taken as 8. And then NPV ले लेते हैं. और NPV में हमको पूछेंगे I ले लो सीधा. रियल रेट कौन से दो रेट का? 7.5 एंड 8, क्योंकि इन्फ्लेशन कितना है एजुकेशन का? 8. एंड देन फाइंड आउट NPV. तो सीधा मुझे 12th ईयर के एंड पे कितना रिक्वायरमेंट चाहिए मिल जाएगा. डू दिस. ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट सबको? जी सर. यस सर. पीएमटी लेके करेंगे तो भी तो आ जाएगा ये. तो भी आ जाएगा. 12 साल तक तो मुझे लेके जाए. पीएमटी करने से क्या होगा? मुझे 14th पे ले जाके पीवी ढूंढ के 14th का 12 पे लाना पड़ेगा. पीएमटी करने से होगा ही होगा. 14 पे लेके जाएंगे, 14 पे जो पीवी आएगी उसको फिर से 12 पे लेके आएंगे एट इन्वेस्टमेंट रेट. इससे डायरेक्ट हो जाएगा. सर 82,66,889. 82,66,889. 66,889. So is it same answer with all of us? यस सर. Okay, perfect. ये मेरा रिक्वायरमेंट है. अब इन्वेस्टमेंट तो एकदम इजी है. ये तो अभी आईपी क्लियर है तो इतना आता है हमको. ऐसा है. एग्जिस्टिंग कुछ लेना है हमें? सर ये आपने जो केस फ्लो डाला वो C2 आना चाहिए ना उधर? हाँ C2 है. सॉरी, दिस इज C. अच्छा, इसलिए आंसर थोड़ा अलग आ रहा है. नहीं मैंने तो सही लिया. अच्छा, नहीं आंसर तो यही है. अच्छा, आंसर तो यही आएगा ना. ओके. अब चलो हम शुरू करते हैं. पीएमटी इज इक्वल टू 20,000. एन इज इक्वल टू 84. I by Y is MNR of 12%, and let us find out FV. Beginning mode में, it is getting into beginning mode. 2604132. 260 beginning mode में किया ना जी. 4132. सर एमएनआर किसका? 12% का. अभी यही इसको पीवी लेके ही आगे बढ़ना है ना. हाँ, अब इसको ले लो पीवी. एन इज इक्वल टू, नाउ हाउ मेनी मोर इयर्स?
5 देयर इज 60, ठीक है। पीएमटी आप ले लो, हाउ मच इट वुड बी 30,000, ठीक है। आई बाय वाई 9% का मंथली नॉमिनल रेट एंड फाइंड आउट एफवी। नहीं सर, वो मेरा आंसर गलत होगा, मैंने अभी देखा मेरा CY2 हुआ हुआ है इसमें कन्वर्जन में। 271 आ रहा है, 271 इसका- 2555। इसको इरेज कर दूं? हाँ 271 2555। कम होना चाहिए, उनका 2 था तो उससे आपका आंसर कम होना चाहिए। सर उसमें क्या, वो मैं भूल जाता हूँ। CYY वैसे क्या 12 रखते हैं, 1 रखते हैं? 12 नो, इसमें 12 12 होगा। 12 ना। हाँ, ये हर बार किया जाता है। कितना है आंसर? एक सेकंड सर। बिगिनिंग मोड PMT 2576 021 2576 021। 021। हाँ, दिस सिम्स बेटर। चलो अब इसको अब लेके फिर से एफवी ढूंढो। Is it 6221681? Correct. Now this amount is to be compared with the initial amount which we found. दोनों के बीच का डिफरेंस ढूंढो। That's your answer. कोई गड़बड़ है क्या? 2045 आ रहा है डिफरेंस। आंसर तो आई गया ना, 20 बस। हाँ सर इसमें आई बाय वाई भी मंथली नॉमिनल रेट ही लेना है? हाँ हाँ, यस यस। 12% का? नहीं, सेकंड में 9% है। हाँ हाँ। So answer is B for Bombay. Recently, I saw in one of the paper that inflation index bond का टेस्टिंग होता है। So चलो, हमने तो for prudence पढ़ लिया, but एग्जाम में inflation index bond होते हैं। और exactly जो क्वेश्चन हमने किया था उससे इंस्पायर्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है inflation index bond का। So that is plus to us. 4-5 मार्क्स में होगा ना सर वो? 5. Angela wants to invest the maturity proceeds of all her FD investment in a series of SGB. You advise her to invest in a series issued in 2016, which is being quoted at 2,900 since long against its face value of 3,150, having a coupon of 2.75%. With interest payment dates being 30th September and 31st March. If she could purchase the said SGBs at the given quoted price, what tax liability would she have for assessment year 2021 solely on account of maturity of her FD as well as subsequent investment in SGB? That means FD हम अभी ढूंढ के लाते हैं आगे से, but FD का जो interest होगा और 1920 accrued वो टैक्सेबल होगा, एंड SGB में इन्वेस्ट करेंगे तो SGB का भी इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा. सो नाउ ओनली थिंग वी हैव टू फाइंड आउट इज कि FD इसका डेटा क्या है केस स्टडी में. देन विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन. FD है 0.75 लाख. हाँ, 7 नंबर के फुट नोट में है. ओके, 3 FD की है, 2 लाख रुपए 1 जुलाई फॉर 3 years 16 में. Then 1 lakh, अच्छा सब जुलाई में ही है. Then in 17 and another is जुलाई 18 बराबर. बट इसलिए सब में रेट अलग अलग है. इनिशियल रेट 9.75, 9.25 एंड 8.75%. ठीक है. सो मैं क्वेश्चन पे जाता हूँ.
आप मुझे एफडी के रेट्स बताइएगा, बट व्हाट आई कैन सी इज ऑल दी मैच्योर, फर्स्ट का 3 साल का, दूसरे का 2 साल का और लास्ट का 1 साल का रिमेनिंग मैच्योरिटी है। मींस एक साल की मैच्योरिटी है, नॉट रिमेनिंग एग्जैक्टली, बट 1 साल की मैच्योरिटी है। सो वी गो बैक, ओके। सो फर्स्ट एफडी, राइट, इट इज जुलाई में, हमने 1 जुलाई को ओपन की थी। अमाउंट कितनी थी उसकी? 2 लाख, and that is for 3 years. Second FD same date 1 lakh, but that is for 2 years. Then third FD once again 1 lakh, and that is 1 year. अच्छा, अब इसका इंटरेस्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 9.75, 9.25, 9.25 and and 8.75. 8.75। अब सी, ये सब एफडीज मेरी जुलाई में मैच्योर होके आएगी। सो आई हैव टू फाइंड आउट इंटरेस्ट फ्रॉम मार्च, मींस मार्च एंड से लेके, मींस 1 अप्रैल से 1 जुलाई, ये क्वार्टर का मुझे इंटरेस्ट ढूंढना है, ठीक है। एंड ऑल दीज एफडीज हैव कंपाउंडेड इंटरेस्ट और नॉट, बताओ। यस सर। आपका क्वेश्चन में कंपाउंडेड लिखा हुआ है या पेएबल लिखा हुआ है? कंपाउंडिंग क्वार्टरली था शायद, देखना पड़ेगा। बिकॉज़ वही क्वेश्चन का पूरा फॉर्च्यून डिसाइड करेगा। कंपाउंडेड क्वार्टरली, श्योर, ठीक है। चलो, तो अब कंपाउंडेड क्वार्टरली करके इसकी मैच्योरिटी वैल्यू ढूंढो सबकी। यहाँ पर जो रेट्स दिए गए, दे ऑल आर नॉमिनल इन नेचर, सो आपको सीधे डिवाइड बाय 4 करके ही एफडी ढूंढनी है। So I'll just guide you with first one. PV is equal to 2 lakh. N is equal to how many quarters there will be? 12. I by Y is equal to 9.75 divided by 4, and let us find out FV. 263132. 32. This is the maturity value of FD. ठीक है, करेक्ट और नॉट? अब इसमें ये 3 महीने का अक्रूड इंटरेस्ट कितना होगा, वो कैसे ढूंढेंगे? डिफरेंस किस चीज का? दो लाख से नहीं, टैक्स तो हमेशा, वो तो भले ही उन्हें टैक्स प्लानिंग के क्वेश्चन में जो भी जुगाड़ किया है, बट अक्रूवल बेसिस पे ही टैक्स होता है। ये क्वेश्चन में भी अक्रूवल बेसिस पे ही टैक्स गिना हुआ है। सो यहाँ पर अब मुझे ढूंढनी होगी इसकी मैच्योरिटी की, मैच्योरिटी नहीं, वैल्यू ऑफ दिस एफडी एज ऑन 31 मार्च 2019। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा? व्हाट शुड आई डू? एक क्वार्टर कम कर देंगे। एक क्वार्टर कम कर देंगे। कितना आ रहा है बताओ? So it should be considered as 11 point 11 ही आ जाएगा ना? 11 ही आ जाएगा, करेक्ट। मैं तो पूछ रहा हूँ, देखते हैं क्या आंसर है। 11 करने से कितना होगा? So that is I am finding out value on 260662 260662। अब ये दोनों के बीच का डिफरेंस, दैट इज द अक्रूड इंटरेस्ट फॉर 1920। 6353 श्योर सर, लेकिन सर मेरा जो पहला आंसर है ना 263, उसमें आ रहा है 267 सर। 2469। तो मेरा भी ये 267016, ये कैसे हुआ? सर मेरा भी 267016। ये गलत है, दिस आंसर इज गलत। और उसमें सर टू बी 267016। और बाजू वाला आंसर भी आई थिंक तो गलत ही होगा। इट शुड बी, इफ आई मेक इट 11, तो उसकी एफपी आ रही है 260662। ये सर 11 क्यों किया हमने? बिकॉज एक क्वार्टर मैंने कम कर दिया एफडी का।
ओके वो सही है सर, 260662। अच्छा, तो इसका डिफरेंस कितना आया? 6353 6353 6353 6353 ओके। सिमिलरली अब यहाँ पर भी सेम कंप्यूटेशन हमें करनी है। इसकी मैच्योरिटी वैल्यू ढूंढो, तो अब आपका n पहले कितना होगा 8, फिर होगा 7। Fine. So likewise we did for 1 lakh, 1 lakh, and we found total interest to be 11,401. क्लियर? इसे लिख लो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये तीनों का टोटल भी हमको चाहिए। सो टोटल अमाउंट विच वी आर गोइंग टू गेट एट द एंड ऑफ इट इक्वल्स टू 496,126. how much is it? 496125। 126. सर ने इसका पीडीएफ भेजा। तो मैं एक नया मेथड सीखने मिल गया ना, फिर मैं इसको पेमेंट ऑप्शन भी करा देता हूँ। व्हाट टू वरी, अच्छा है हमको कंपाउंडेड वाला भी। लाइक यू रेड इट रॉन्ग बट दैट इज गुड फॉर अस, इट इज ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ठीक है, तो इसको भी सिखा देता हूँ कैसे करते हैं, फिर वो पेमेंट वाला भी कर लेते हैं। ठीक है, सो आपका टोटल अमाउंट कितना आया? 496125। राइट, सो ये अमाउंट से अब आप एसजीबी खरीदोगे। अब एसजीबी की करंट मार्केट प्राइस कितनी वो मुझे बताओ। 2900 2900 श्योर? नहीं सर 3150 दैट इज द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू अभी 2900 2900 है इज ना? बीन कोड। So हाँ बराबर 4,96,125 divided by 2,900, 171। तो मैं 171 यूनिट्स खरीदूंगा। ठीक है, हम वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट। ये आंसर हमें यहाँ ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ऑप्शन का आंसर भी लाते हैं। अब 171 यूनिट्स पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। सो इंटरेस्ट जो मिलेगा वो फेस वैल्यू पे मिलेगा। सो फेस वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 3150 इंटू 2.75%। चलो कितना होता है इसका? मुझे तो साल में 2 बार मिल ही रहा है, तो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा 78.75 78.75। चलो इंटू 171 पर बॉन्ड 78.75, तो 171 बॉन्ड्स का कितना होगा? 13,466 कितना? 13,466 अच्छा 13,466 डन। 86.62 किसी और का आ रहा है क्या? नहीं नहीं, अब करते हैं। सो 13,466 नहीं ये 3150 into 2.75, हाँ, तो ये कितना आ रहा है? मतलब किसी और का 86 आ रहा है कि मेरे ही कुछ गड़बड़ हो रहा है? हाँ नहीं, मैं 86.62 आ रहा है सर। 86.62 आज Yes, इतनी yes. मुझसे गलतियां हो रही है ना, मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं आ जो रहा है। मारा मारी हो जाएगी अभी तो। अरे वो मैंने करंट एसजीबी का रेट लिया 2.5। हाँ, तो 2.75% मल्टीप्लाई करने से कितना है मंदिर भाई? 6.62। 82। अच्छा इंटू 171। मंदिर भाई का Four- कॉन्फिडेंस चला गया। 14 हाँ सही में चला Sorry. गया। 14,812 सर। 812 ठीक है। 14,812 plus 11,401 is going to be your total interest. बट सर इसमें सिर्फ एक चीज है कि हमारा मैच्योरिटी तो जुलाई में हो रहा है, तो ये तो हम जुलाई में खरीदेंगे ना, हाँ बट ये इंटरेस्ट तो पूरे साल का ले लिया हमने। हाँ, सीधी सी बात है, आपके अकाउंट में तो क्रेडिट हो ही जाएगा ना पूरा। अच्छा, तो 30 सितंबर को सिंस हमारे पास एसजीबी था तो वो पूरा आ गया। अगर बाय चांस यही मैच्योरिटी सितंबर फॉर एग्जांपल अक्टूबर को हो रही होती तो एफडी की, और हम तब खरीद रहे होते तो आपको फिर सितंबर का नहीं मिलता था, आपको सीधा मार्च का मिलता था। ओके ठीक है। हाँ। पूरा 6 महीने का चला जाएगा ना फिर से। एक निकल जाएगा इंटरेस्ट आपका, बट यहाँ पर तो दोनों मिल रहे हैं। ठीक है,
सो ये पार्ट हो गया. ऑल्टरनेटली अब जो सही में हमें दिया है केस स्टडी में उसके बेसिस पे करना है. तो मैं कुछ रब नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैच्योरिटी वैल्यू में यहाँ थोड़ी जगह कर दे रहा हूँ मैं. और आप मुझे बताओ कि इसका 3-3 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा, बिकॉज एवरी क्वार्टरली इंटरेस्ट तो पे हो ही जा रहा है. सो 2 लाख पे 9.75% से इंटरेस्ट कितना हो रहा है बताओ फॉर 3 months. सिंपल कैलकुलेशन है. I'll also do along with you. 2 lakh into 975. 4875. Yes, पहला आएगा 4875. चलो, then second is 2312. 2312. ठीक है. And last is फिर से 1 lakh into 0.875. 2187. हाँ 2187.5. So, अब ये टोटल इंटरेस्ट कितना आया? $9374. ठीक है. 9374 is your interest. ठीक है. और आपको टोटल पैसा कितना मिलेगा मैच्योरिटी पे? 4 लाख. Yes. So how much would you reinvest? तो 4 lakh. ठीक है. 4,09,375. What do you say? This divided by 2900. 141.16. 141. अब आपको 16 है तो 141 ही लेना पड़ेगा because SGB cannot be bought in fraction. Into 86.62. Into sir 86.62. Same 86.62. Because SGB एक SGB का इंटरेस्ट तो सेम ही होगा ना 86.62. 12213. 12213. Are you sure? Yes, yes sir. सर आगे डी आ रहा है 251589 वाला आंसर. बस तो आंसर इज डी फॉर दिल्ली. सो ये और ये दोनों का टोटल कर दिया. दिस इज 1 एंड दिस इज 2. सर वो वाला नहीं 93 वाला. ये नहीं ये वाला. हाँ ये वाला. दिस इज नंबर 2. सबके साथ आज मैं भी गोल गोल ही घूम रहा हूँ अभी. 21588. अच्छा आ गया एग्जैक्ट 21588. सो डी फॉर दिल्ली is the income from other source for Angela. ये लास्ट में जो आपने